हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स एंटी कैंसर ड्रग्स की एक क्लास है। नाउ नॉर्मल बॉडी सेल्स बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए डिवाइड होते हैं। सेल डिवीजन एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है। नाउ कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं। सो कैंसर इज़ अ डिसीज़ ऑफ रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ये ड्रग्स जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स, ये ड्रग्स सेल साइकिल के माइटोसिस यानी कि एम फेज पर एक्ट करती हैं, जिससे माइटोसिस का प्रोसेस रुक जाता है और सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी रुक जाती है। नाउ ये जो ड्रग्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल पर एक्ट करती हैं। माइटोसिस के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज और डीपॉलीमराइज होते हैं। ये ड्रग्स या तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देती हैं या फिर उसको रोक देती हैं। सो दीज ड्रग्स आइदर प्रिवेंट और एनहांस पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इस एबनॉर्मैलिटी की वजह से जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते। नाउ इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए पहले समझते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन क्या होता है और क्यों ये प्रोसेसेस माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी हैं। नाउ माइटोसिस सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस माइटोसिस की स्टेजेस हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रेप्लिकेटेड डीएनए है। डीएनए यहाँ रेप्लिकेट हो चुका है और इसीलिए हर क्रोमोसोम यहाँ पर डुप्लीकेट हो चुका है। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं और यह है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट हो जाता है। अब ये दोनों सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत डायनेमिक होता है और सेल डिवीजन की ज़रूरत के हिसाब से ये बदलता रहता है। इसकी लंबाई कभी बढ़ जाती है और कभी ये कम हो जाती है। नाउ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। नाउ एक अल्फ़ा ट्यूबुलिन और एक बीटा ट्यूबुलिन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइमर। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के बने होते हैं। नाउ माइक्रोट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान ये डाइमर्स आपस में जुड़ते हैं, अपने आप को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अलाइन करते हैं, जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर इन स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं। डीपॉलीमराइजेशन के दौरान ये डाइमर्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेंथ कम होने लगती है, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो कम होने लगती है। नाउ अर्ली मेटाफेज के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज होते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती है जिससे बनती हैं ये स्पिंडल फाइबर्स और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को एक लाइन में अरेंज कर देती हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती हैं। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डीपॉलीमराइज होने लगते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो कम होने लगती है। जैसे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन बढ़ता है, स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो कम होती जाती है और हर क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ खिंचने लगते हैं और फाइनली जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और इसके बाद एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ समझने की बात है कि सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ही स्थिति में नहीं रहते, वो पॉलीमराइज और डीपॉलीमराइज होते रहते हैं। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स 2 तरह के होते हैं, टैक्सेन्स एंड विनका अल्कोलॉइड्स।
नाउ टैक्सेन ड्रग्स पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाती हैं, पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज कर देती हैं, जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स तो बन जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स तो बन जाते हैं, बट डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो लेंथ है वो शॉर्टन नहीं होती, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं होता, और इसी वजह से जो सेल है वो मेटाफेज स्टेज से एनाफेज स्टेज में नहीं पहुंच पाता. सो द नाउ because of the polymerization and stabilization of microtubules, the cell cannot divide. दूसरी ओर विनका अल्कलॉइड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीपॉलीमराइज करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीस्टेबलाइज करते हैं. इस वजह से स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती, यहाँ पर भी माइटोसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता और सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता. तो अब ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं, विनका अल्कलॉइड्स और टैक्सेन्स. विनका अल्कलॉइड्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीपॉलीमराइज करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देते. इस कैटेगरी में जो ड्रग्स हैं वो हैं विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड विनोरेल्बिन. दैन टैक्सेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को पॉलीमराइज करते हैं और उनको स्टेबलाइज कर देते हैं. तो अब स्पिंडल फाइबर शॉर्टन नहीं हो पाती और इसी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते. एग्जाम्पल्स हैं पैक्लीटेक्सेल एंड डोसीटेक्सेल. अब समझते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ विनका अल्कलॉइड्स. ड्रग हैं विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन और विनोरेल्बिन. इन सभी ड्रग्स को आईवी इन्फ्यूजन से एडमिनिस्टर किया जाता है. ये ड्रग्स एम फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि माइटोसिस के प्रोसेस को रोकती हैं और सेल्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होने देती. विनका अल्कलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिटेल में समझ चुके हैं. ये ड्रग्स बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को पॉलीमराइज नहीं होने देती, जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट नहीं होते और माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है. Now indications of विनक्रिस्टीन को चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में रेमिशन यानी कि सिम्टम्स को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर सिम्टम्स बहुत सालों तक रुके रहें, वो दोबारा दिखाई ना दें, तो कहा जा सकता है कि ट्रीटमेंट हो गई. It is also indicated in acute myeloid leukemia, then Hodgkin's disease, Wilms tumor, then Ewing sarcoma, neuroblastoma and carcinoma of lungs. Then विनक्रिस्टीन की मेन टॉक्सिसिटी है पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एलोपेशिया. इट कैन कॉज एटैक्सिया एंड नर्व पाल्सीज. दूसरी टॉक्सिसिटी है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, जिसकी वजह से पॉस्चरल हाइपोटेंशन, पैरालिटिक इलियस, यूरिनरी रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं. देन विनक्रिस्टीन से मिनिमल बोन मैरो सप्रेशन होता है. विनक्रिस्टीन से सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो सकता है. नाउ इस कंडीशन में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादातर बढ़ जाती है. तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ विनक्रिस्टीन. उसके बाद विनब्लास्टिन. विनब्लास्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉचकिन्स डिसीज, Kaposi sarcoma, neuroblastoma, non-Hodgkin lymphoma, breast and testicular carcinoma. Now, विनक्रिस्टीन के विपरीत विनब्लास्टीन से प्रोमिनेंट बोन मैरो डिप्रेशन होता है, यानी कि अच्छा खासा बोन मैरो डिप्रेशन होता है. विनक्रिस्टीन के कंपैरिजन में विनब्लास्टीन से न्यूरोटॉक्सिसिटी और एलोपेशिया कम होता है, पर विनब्लास्टीन से सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो सकता है. और इन सभी ड्रग्स के आईवी इन्फ्यूजन से लोकल टिश्यू नेक्रोसिस यानी कि लोकल टिश्यू इंजरी हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट विनका अल्कलॉइड इज द विनोरेल्बिन. विनोरेल्बिन विनोब्लास्टीन का एक नया एनालॉग है. इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन द नॉन स्मॉल सेल लंग cancer and it is used as a second line drug for the treatment of advanced breast and ovarian carcinoma. Now विनोरेल्बिन से न्यूट्रोपीनिया होता है. जैसे जैसे डोज बढ़ती है न्यूट्रोपीनिया की सिवियरिटी भी बढ़ती है और विनोरेल्बिन कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी.
सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ विनका अल्कलॉइड्स. अब समझते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ टैक्सेन्स. नाउ पैक्लीटेक्सेल और डोसीटैक्सेल ये टैक्सेन क्लास की ड्रग्स हैं. डोसीटैक्सेल पैक्लीटेक्सेल की कंजीनर ड्रग है, यानी कि ये पैक्लीटेक्सेल का एक डेरिवेटिव है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इन ड्रग्स का बहुत डिटेल में समझ चुके हैं. ये ड्रग्स बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड होती हैं. उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन है उसको बढ़ा देती हैं. पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज कर देती हैं, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता. स्पिंडल फाइबर्स की जो लंबाई है अब वो कम नहीं हो पाती और इस वजह से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते. ये ड्रग्स माइटोटिक डिवीजन को स्टॉप कर देती हैं, सेल को डिवाइड नहीं होने देती और सेल्स मल्टीप्लाई और प्रोलिफरेट नहीं होते. अब समझते हैं इन ड्रग्स के इंडिकेशंस. नाउ फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी के फेल होने के बाद इन ड्रग्स को मेटास्टैटिक ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज़ किया जाता है. इसके अलावा रिलैप्स केसेस में भी इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है. These drugs are also indicated in head and neck cancer, small cell lung cancer, esophageal adenocarcinoma, refractory prostate cancer and Kaposi sarcoma. अब समझ लेते हैं टॉक्सिसिटीज़. नाउ टैक्सेन्स की मेजर टॉक्सिसिटी है रिवर्सिबल माइलोसप्रेशन और यहाँ पर मेनली ग्रैनुलोसाइटोपिनिया होता है. इन ड्रग्स से स्टॉकिंग एंड ग्लव न्यूरोपैथी हो सकती है. स्टॉकिंग यानी कि पैरों को बोला गया है और ग्लव यानी कि हाथों को. तो इन ड्रग्स से पैरों और हाथों की नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं. इसके अलावा नॉजिया, चेस्ट पेन, अर्थाल्जिया, मायल्जिया, म्यूकोसिटिस एंड एडिमा जैसे एडवर्स इफेक्ट्स भी दिखाई दे सकते हैं. तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ टैक्सेन्स. तो अब हमने यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एंटी कैंसर ड्रग्स की फार्माकोलॉजी पढ़ ली है, समझ ली है. प्लीज़ नोट ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एकेडमिक इन्फॉर्मेटिव पर्पस की है. अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रग को यूज़ करना हो या फिर आपको कैंसर की ट्रीटमेंट करनी हो तो आप फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें. फिजिशियन को कंसल्ट करे बिना किसी भी ड्रग का इस्तेमाल ना करें. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.